फ्रेंड्स, आपका बुद्ध सिद्धू क्लासेस में स्वागत है। मैं के कुमार सर आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स सी सेट के लिए जो हिंदी के लिए मैं आपके लिए एक एमसीक्यू लेकर के आया हूं, जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप फ्रेंड्स मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसमें एक चीज़ और है कि अगर ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसमें आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें है अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर, अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए 1 से 5 तक के उत्तरों को आप अपने गद्यांश के आधार पर देंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप इस गद्यांश को पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसमें जो 5 प्रश्न आपके दिए हुए हैं उसको आप लोग हल करेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे। हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन पर देखें, हम एक दूसरे को छलने की कला का, ये कला है, कला का खुलकर प्रयोग करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। छलते हैं लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसमें है हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें है हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उसे अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी की बात को यह जानते हुए कि वह सही अथवा सत्य नहीं है, लेकिन फिर उसके प्रति निष्ठा एवं विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है। हम सब इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन के लिए अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। तो इसमें फ्रेंड्स जो इसका पहला क्वेश्चन है, आप लोग उसका आंसर इसी गद्यांश के आधार पर देंगे। तो चलिए हम इसके पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें है हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। बहुत अच्छा है, ये हमने उसको पढ़ा है। हमने जीवन का अभिन्न अंग बनाया है पाखंड एवं दिखावे को, उसके अनुसार ही हम इसमें बता रहे हैं। तो इसका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें है हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है, पाखंड और दिखावे को। गद्यांश के अनुसार ही इसका आंसर है। नेक्स्ट है दूसरा, इसमें है मुंह में राम बगल में छोरी, इसका अर्थ इनमें से किस वाक्य से पता चलता है। पहला है छलने की कला का खुलकर प्रयोग करते हैं। हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और अब इसके बिना नहीं रह सकते। मुंह में कुछ और मन में कुछ और। हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे इस अवसर पर उसकी आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, मुंह में राम बगल में छुरी, इसका अर्थ है मुंह में कुछ और मन में कुछ और। तो ये इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहुत इजी है, गद्यांश को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो इसके आंसर आप आसानी से कर ले जाते हैं। वह जानते हुए कि बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं। क्योंकि इसमें है पाखंड और दिखावे हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हम दिखावा करना चाहते हैं। सी है असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं, ये राइट हो जाएगा। हम जानते हैं कि ये बात गलत है, लेकिन उसके प्रति हम निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं, क्योंकि हम उस असत्य बात को सत्य में बदलना चाहते हैं। बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या है। अब देखिए हमने सारे गद्यांश को पढ़ा, इसके बाद हम देखते हैं गद्यांश का शीर्षक क्या है। बहुत अच्छा है, इसमें है इसका बी राइट हो जाएगा, पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य। बहुत अच्छा है। निष्ठा एवं विश्वास नहीं है, दिखावा सार्वजनिक जीवन नहीं है, बी इसका राइट हो जाएगा। इस गद्यांश का अंतिम और पांचवा प्रश्न है छलने की कला हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, तो सरलता से, खुलकर, पूर्ण निष्ठा से, आवश्यकता अनुसार तो नहीं, बी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सरलता से नहीं, खुल करके छलने की कला का प्रयोग करते हैं। चलिए अब मित्रों इसमें है
व्याकरण से प्रश्न जो आपके सी सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, और आप लोग को इस सेशन को देखने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि एक एक प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या इसमें है। इसमें से किन्नर शब्द का संधि विच्छेद है, बहुत अच्छा है। किन्नर का क्या हो जाएगा, ये आप लोग किम धन नर, इसमें है किम, किम में माँ के नीचे हलंत भी है और नर, ठीक है, किम धन नर, ये इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द पतंग का, इसमें से एक अर्थ नहीं है, याद रखिएगा, अनेकार्थी शब्द है और इसमें से नहीं है, नहीं जरूर याद रखिएगा, नहीं है, तो पतंग का अर्थ नहीं है नाव, बादल, पक्षी, चंग, तो इसका बादल राइट हो जाएगा, इसका बी राइट हो जाएगा, बादल, बादल इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पतंग का अर्थ है नाव भी पतंग है, पक्षी और चंग, लेकिन बादल का पतंग अनेकार्थी शब्द में नहीं आता, इसलिए बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है, ये हमें इसमें से ध्यान रखना है। तो इसमें है झा, घा, छा और का। तो तालव्य का मतलब होता है जो तालु से बोला जाता है, तालव्य का मतलब जो तालु से बोला जाता है। आप लोगों को याद होगा कि जब का वर्ण है, का वर्ण के जितने हैं का, खा, गा, घा, गा, ये सब कंठ से बोले जाते हैं, किससे बोले जाते हैं, कंठ से। और फिर आप कहेंगे जो चा वर्ण है, चा वर्ण को तालु से बोला जाता है, जिसे तालव्य कहते हैं, किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। तो चाहे चा हो, छा हो, जा हो, झा हो, तो ये सब किससे बोले जाते हैं, तालु से, इसलिए चा वर्ण को तालु से करते हैं। लेकिन इसमें का दिया हुआ है ना डी में, आप लोग इसमें ध्यान से देखेंगे, ये कंठ से है, इसलिए इसका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि तालव्य व्यंजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने इसमें बोलियों से भी कहा था। इसमें से फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पाठ्यक्रम का भी मैंने इसमें एक वीडियो डाला था, जिसमें जब तक हमारा पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होगा कि किस पार्ट से कितने प्रश्न बनते हैं, किस पार्ट से कहाँ से प्रश्न आता है, तब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है, मैंने इसमें बताया था कि बोलियों से भी एक प्रश्न आता है। तो पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, ये इसमें प्रश्न है। तो इसमें है मागधी, पैसाची, सौरसेनी और ब्राचड़। तो इसमें से आप कर देंगे, इसमें सौरसेनी, सी इसका राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, सौरसेनी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, तत्सम तद्भव शब्दों का युग्म असंगत है, असंगत है मतलब गलत है, याद रखिएगा, संगत वाला नहीं करना, संगत मतलब सही वाला नहीं करना। तो इसमें चैत्र का चैत, छत्र का छत, पत्र का पर्ण, चक्र का चक्का, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये आप लोग इसमें राइट बताएंगे। तो इसमें से है कि पत्र का, इसमें है पर्ण, पत्र का पर्ण, ये इसमें से असंगत है, बाकी सब सही है। चैत्र का चैत होता है, अगर तद्भव हमारा चैत है तो तत्सम चैत्र है, छत्र है तत्सम तो तद्भव छत है, और चक्र है तो चक्र का चक्का हो गया। लेकिन असंगत कौन है, पत्र का पर्ण। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है, इसमें से तत्सम शब्द हमें छांटना है। पहला है काष्ठ, ए में, बी में है आम, दूध, हाथ। तो आप लोगों को पता होगा इसका ए राइट है, लेकिन आम का होता है तत्सम आम्र, आम का होता है आम्र, दूध का होता है दुग्ध, ये होता है दुग्ध, और हाथ का होता है हस्त, हाथ का होता है हस्त। तो इस वजह से ये तीनों नहीं है, क्योंकि ये तद्भव में है, और काष्ठ, काठ का काष्ठ, ये आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है, जिसका उत्तर देखकर खंडन किया गया हो, जिसका उत्तर देख करके खंडन किया गया हो, एक वाक्य में लिखना है। तो इसमें है प्रत्युच्चार, प्रत्युत्तर, प्रतियुक्त, इसमें है ये जो शब्द है सी वाला, प्रतियुक्त है, प्रतियुक्त, तो ये प्रतियुक्त है, और डी में है विवृति। तो आप लोग याद रखिएगा, सी इसका राइट हो जाएगा, प्रतियुक्त, जो मैंने ये लिखा प्रतियुक्त, ये राइट हो जाएगा, जिसका उत्तर देखकर खंडन किया गया हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न जो आप इसमें नहीं देख पाते हैं, ठीक है। और ये सारे जितने भी प्रश्न हैं, ये सारे आए हुए ही प्रश्न हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है,
आदर्शिका। नेक्स्ट है आदर्शिका का तद्भव, याद रखिएगा आदर्शिका का तद्भव। इसमें है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आरसी, आँच, अदरक और आदर्श। तो इसका हो जाएगा, इसका आरसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरसी हो जाएगा। ए इसका राइट हो जाएगा, आदर्शिका का तत्सम आरसी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है अरंड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में है। अरंड शब्द का पर्यायवाची शब्द है कुलीन, सस्य, आभारी और कांतार। तो इसका डी राइट हो जाएगा, कांतार। डी राइट हो जाएगा क्योंकि ये अरंड का जो पर्यायवाची शब्द है, जैसे जंगल भी है, अरंड भी है, कांतार भी है कि नहीं। तो इस वजह से इसका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। ये क्रियाओं से प्रश्न आया हुआ है, क्रियाओं से प्रश्न है। इसमें प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। प्रेरणार्थक क्रिया जैसे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें है दिलवाना, चलना, लिखना, जीना। ठीक है, तो जिसमें कर्ता का भाव, जैसे दिलवाना, ए इसका राइट हो जाएगा। इसमें प्रेरणा मिलती है, दिलवाना किसी के द्वारा हमने किसी चीज को दिलवाया। और चलना यानी स्वयं, लिखना यानी स्वयं, जीना यानी स्वयं। इसलिए प्रेरणार्थक, किसी को प्रेरणा मिली, किसी को हमने प्रेरणा दी कि इसको ये चीज दे दो, दिलवाना, ये राइट हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आपके आते हैं, सेम ऐसे प्रश्न आएंगे भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो इन 4 में से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। तो इसमें सी राइट हो जाएगा, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। ठीक है, एक प्रश्न जरूर एक शुद्ध वाक्य से आपको मिलेगा। कभी पूछेगा इन 4 में से कौन सही है, कौन नहीं सही है। तो अब कभी कभी ये भी आ जाता है 3 सही है 1 गलत है, तो उसमें आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। ठीक है, ऐसे भी इसमें से प्रश्न, तो इसमें से आप लोग देखेंगे कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप अंत तक जरूर बने रहेंगे, मेरे साथ अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें से क्या है, मुहावरे एवं अर्थ का हमें सुमेल करना है। मुहावरे एवं अर्थ का क्या करना है, सुमेल करना है। याद रखिएगा, इसको मुहावरा और अर्थ से सुमेलित करना है। पहला है छाती लगाना। अब इसमें है छाती लगाना का, इसमें से अर्थ हम लोग जो है देख लेंगे, छाती लगाना। ठीक है, चलिए इसमें है छाती लगाना का किससे मिलान करेंगे, छाती पर सांप लौटना और छाती उमड़ना, छाती फाटना, छाती फाटना। तो इसमें से कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ये हम एक चीज इनको हम मिलान करेंगे कि इसमें से कौन है। जैसे इसमें है छाती लगाना, तो इसके हम कूट मिलान में आंसर हम इसका देख लेंगे। कूट मिलान में हम इसका देख लेंगे। कूट मिलान में हम इसका देखते हैं तो पाते हैं कि 1 का 4 से, जैसे उसमें ये था कि छाती लगाना। छाती लगाना का अर्थ है, छाती लगाना का अर्थ है ईर्ष्या के कारण आलिंगन करना। ठीक है, छाती पर सांप लौटना, छाती पर सांप लौटना, इसका भी हम एक दूसरे से हम इसको हम मिला देंगे। जैसे इसमें है छाती पर सांप लौटना, तो इसका हो जाएगा ईर्ष्या के कारण व्यतीत होना। ठीक है, अब है छाती उमड़ना, प्रसन्नता से फूले ना समाना, छाती फटना, बहुत अधिक दुख होना। तो ऐसे हमने इसको मिला दिया। अब हमने कूट मिलान में देखा कि 1 का हमने किससे मिलाया था, 4 से, तो ये 4 सही हो गया। और बी का हमने 3 से मिलाया था, तो ये 3 हो गया। सी का यानी 1 से मिलाया था, तो 1 हो गया। छाती फटना यानी बहुत अधिक दुख या वेदना होना, यानी हमने डी का, इन चौथे का हमने 2 से मिलाया था, तो 4 3 1 2 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इस तरह के प्रश्न आपसे बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अभिकारी शब्द नहीं है। बहुत अच्छा, यानी विकारी और अभिकारी। ठीक है, विकारी, अभिकारी, देशत, विजेशत, ये अर्थ के आधार पर 4 शब्द भेद होते हैं। तो इसमें है अभिकारी, इसमें क्या है, अभिकारी।
तो याद रखिएगा अभिकारी है तो पहला है सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक या बोधक एक ही है, याद रखिएगा। तो इसमें से चार में से कौन अभिकारी शब्द नहीं है? याद रखिएगा ये सब अभिकारी हैं, लेकिन ये सर्वनाम, ये इसका राइट हो जाएगा, ये अभिकारी नहीं है। हम लोग इसमें चलते हैं नेक्स्ट में, हम लोग इसका आगे हम लोग देखेंगे। जिजीविषा बहुत अच्छा है। जिजीविषा का अर्थ है, इसमें है जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, परोपकार की इच्छा, प्रबल इच्छा। तो जो जिजीविषा है वो जीने की इच्छा है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिजीविषा एक शब्द है, उसके ये अर्थ है। जैसे शब्द अर्थ एक उसमें था ना आपके पाठ्यक्रम में, शब्द अर्थ, ये उसी से संबंधित है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आ गया, इसमें है, अब इसमें है उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया, वह तुम्हें नहाकर कौन सी क्रिया है? इसमें नहाकर, इसमें जो नहाकर है कौन सी क्रिया का उदाहरण है? तो आप लोग अब इसमें बताएंगे। इसमें है प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्णकालिक, एक इसमें डी ऑप्शन है पूर्णकालिक। पूर्णकालिक ये आपका राइट हो जाएगा, पूर्णकालिक इसमें से राइट हो जाएगा। पूर्णकालिक क्रिया है, नहाकर पूर्णकालिक क्रिया है। ये सब क्रियाओं से ही प्रश्न आ रहे हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा। क्रिया से आपको प्रश्न एक या दो जरूर मिलेगा। हो सकता है वह आया हो, वाक्य है, कैसा वाक्य है? अनिश्चित वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। हो सकता है वह आया हो, मतलब कोई निश्चित है क्या? नहीं है, निश्चित नहीं है। संदिग्ध है, संदिग्ध भी नहीं है। अपूर्ण है, अपूर्ण भी नहीं है। संभाव्य है, क्या है इसमें से आपका संभाव्य वर्तमान है। हो सकता है वह आया हो। नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है, इसमें निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। अब ये चार ऑप्शन दिए हैं, नक्षत्र का नखत, पकवान का पकवान, गृध्र का गीध, अवस्याय का ओश। तो इसमें है तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है, इसमें आपको राइट करना है। इसमें से ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे है, बहती गंगा में हाथ धोना। बहुत अच्छा प्रश्न है। बहती गंगा में हाथ धोना, ये मुहावरे का अर्थ है अवसरों को खो देना, अवसर का लाभ उठाना, अवसर की परवाह करना, अवसर को पहचानना। तो ये आपको इसमें से राइट करना है। तो बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ है, आप लोग जान गए होंगे, कमेंट भी करिएगा, अवसर का लाभ उठाना। ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए, आज शब्द का अर्थ नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शब्द और अर्थ से ही प्रश्न आ रहे हैं। जिसका जन्म ना हो, दशरथ के पिता, मोती, ब्रह्म विष्णु शिव। तो अज का अर्थ नहीं है, ये आपको इसमें से राइट करना है। देखिए अज का मतलब ये तो सही हो गया, क्योंकि जिसका जन्म ना हुआ हो, दशरथ के पिता को भी अज कहा गया, ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी अज कहा गया, लेकिन मोती को नहीं कहा गया, इसलिए डी राइट हो गया। मोती को नहीं कहा गया, इसलिए ये डी राइट हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से सही युग्म चुनना है हमें। अब देखिए, गलीचा पुर्तगाली शब्द है, आमदनी फारसी शब्द है, और अंग्रेजी फ्रेंच शब्द है, पादरी तुर्की शब्द है। तो इसमें से सही युग्म कौन सा है ABCD में, ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें एक या दो प्रश्न जरूर बनता है कि ये शब्द किस भाषा का है। जैसे पुर्तगाली का है, फ्रेंच का है, फारसी का है ना। तो इसमें से जापानी है ना। तो ये ऐसे शब्द एग्जाम में आते हैं कि ये किससे संबंधित है, तो हमें इसको जरूर हमें इसमें बताना है। ये है आपका, इसका आमदनी फारसी शब्द है, ये सही है। गलीचा पुर्तगाली, और ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, अनुकरण, नियत्था, व्याकरण और आगमन। याद रखिएगा, इसमें व्याकरण जो शब्द है, इसमें व्याकरण या व्युधन आकरण, ये इसमें एकाधिक उपसर्ग हैं, यानी एक से अधिक उपसर्ग यानी जो शब्द के पहले जोड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग व्याकरण के अंतर्गत, इस शब्द के अंतर्गत किया गया है। बाकी अनुकरण में देखिए, अनुधन करण, निहत्था निह धन हत्था, आगमन आधन गमन। तो लेकिन व्याकरण में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, इसलिए सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन।
उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली का है? मैंने फ्रेंड्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाठ्यक्रम जरूर पढ़ा हुआ है, उसको जरूर देखिए, उसमें मैंने बोलियों को रखा है। अब बोलियों से एक प्रश्न क्लियर आता है, बहुत इजी भी है। कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली का है? इसमें खड़ी बोली, अवधी बोली, ब्रज बोली, बघेली बोली, यानी किस बोली का है? तो आप लोग इसमें से तुरंत कह देंगे ये अवधी बोली का है, यानी बी इसका राइट हो जाएगा। जो कृष्णायन है अवधी बोली का है, इसमें बी राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन में। आजीवन, आजीवन में समास है, बहुत अच्छा है। जिसका प्रथम पद प्रधान हो, आजीवन, तो इसमें अव्ययी भाव समास होता है, सी इसका राइट हो गया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा है। आगे हम लोग चलते हैं। शब्द चयन की दृष्टि से इसमें से एक शुद्ध वाक्य है, एक वाक्य भी आता है शुद्ध और अशुद्ध। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ कृतियों को का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। दूसरा है राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं है। पद के चौथे भाग को चरण कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? याद रखिएगा, इसका डी राइट हो जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है, एक विलोम शब्द भी आता है, उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? निष्कर्ष, उपकर्ष, अपकर्ष और उत्सर्ग। तो इसका सी राइट हो जाएगा, अपकर्ष। उत्कर्ष का अपकर्ष, उत्कर्ष ऊंचाई, अपकर्ष यानी डाउन में लाने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन में। इसमें सारणी एक को सारणी दो से मिलान कीजिए और कूट विकल्प में सही का चयन कीजिए। इसमें है देखिए अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होता है? अल्प विराम और कोष्ठक और संक्षेप सूचक योजक। याद रखिएगा, अल्प विराम का ये कॉमा से संबंधित है, कोष्ठक आप लोग जानते हैं ब्रैकेट्स, कोष्ठक का प्रयोग। संक्षेप सूचक का मतलब होता है जैसे ये जीरो, छोटा सा बिंदु, और योजक होता है किसी शब्द को जोड़ना, जिन दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक का प्रयोग करते हैं। तो ये आपके हो गए। तो पहले का आपने चौथे से मिलाया, पहले का आपने तीसरे से मिलाया, तो एक का तीन सही हो गया। अब दो का चार सही हो गया। ठीक है, दो का चार, तो इसमें से आप लोग सीधे सीधे कर ले जाएंगे कि तीन, ठीक है, एक का तीन से, फिर एक बी का चार से, फिर तीन का किससे मिलाया आपने? दो से, फिर योजक का एक से मिलाया, तो तीन चार एक दो एक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके लिए मैंने एक सारणी पूरी बनाई थी जिसमें से अल्प विराम और इस तरह के जितने भी ये हैं तो इससे संबंधित हैं, ये सभी परीक्षाओं उपयोगी हैं। इनके चिन्हों को भी देखना है और इनका प्रयोग कैसे हम किया करते हैं वो इसमें से देखना है। चलिए, एक इसका प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया। शुद्ध वर्तनी किसकी है? कवयित्री, घनिष्ठ, चिन्ह, ईर्ष्या। ईर्ष्या, ये आप लोग याद रखिएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आप लोग इसमें से ये याद रखिएगा कि शुद्ध वर्तनी किसकी है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो आप लोग ये याद रखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है, आप इसमें बताएंगे कवयित्री है, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि कव और इत्री करके होता है, ये होता है कवयित्री की सही शुद्ध वर्तनी। ठीक है, घनिष्ठ हो गया, ठीक, ये भी सही हो गया, घनिष्ठ हो गया, और इसमें है चिन्ह हो गया, ईर्ष्या हो गया, तो इसका डी राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए शुद्ध वर्तनी इसकी ईर्ष्या की भी नहीं है, चिन्ह की भी नहीं है, कवयित्री की भी नहीं है, तो इसका बी राइट हो जाएगा। सॉरी, इसमें से बी इसका राइट हो जाएगा। घनिष्ठ सही है, और बाकी ईर्ष्या कैसे लिखते हैं? बड़ी ई हो गई, आधा शाह हो गया, या बड़ा या के ऊपर रा उड़ जाएगा, ये ईर्ष्या होता है। ठीक है, और चिन्ह में भी गलती है, यानी इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, स्वार्थ। बहुत अच्छा शब्द है। स्वार्थ में कौन सी संधि है ये आप लोग याद रखेंगे। तो स्वार्थ में दीर्घ संधि है, पहला दीर्घ संधि है, याद रखेंगे। स्वार्थ में दीर्घ संधि है, ये ए इसका राइट हो जाएगा, ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए, इसमें है गमन को विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग सही है? गमन को जब हम विपरीतार्थक शब्द बनाएंगे तो इसमें से
कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा? जैसे गमन, गमन मीन्स जाना हो गया, ठीक है। और गमन में हम कौन सा शब्द जोड़ दें? जैसे अनु जोड़ देंगे, अनुगमन हो जाएगा, उपगमन हो जाएगा, परिगमन हो जाएगा। लेकिन आगमन, इसका विपरीत क्या होगा? गमन का विपरीत होगा आगमन। आगमन, आगमन होगा, तो यानी आ उपसर्ग जुड़ गया, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अभी अंत तक बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, इसमें है देवता का पर्यायवाची शब्द है देवता, ठीक है। इसमें किंकर, विबुध, विपुल, लोकेश, तो इसका बी राइट हो जाएगा। देवता का विबुध होता है, तो इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हिंदी शब्दकोश में छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। किस वर्ण के बाद आता है? छा किस वर्ण के बाद आता है? तो हा नहीं आता, छा नहीं आता, का और खा। तो याद रखिएगा, जब हम छा यानी दो शब्दों से मिलकर के बना है। किससे किससे बना है? का से मिला है और इस खे से मिला है, तो यानी का इसका राइट हो जाएगा, का इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, का इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें से चलते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य नहीं है? अब आप मूर्धन्य व्यंजन जानना चाहते हैं, तो इसमें है मूर्धन्य व्यंजन है आपके टा, ठा, डा, टा ठा डा, आपके मूर्धन्य टा ठा डा ढा, ये आपके मूर्धन्य व्यंजन है। लेकिन जो इसमें जा दिया हुआ है, ये जा मूर्धन्य व्यंजन नहीं है। ये जा कैसा व्यंजन है? आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। जा तालु से, चा छा जा झा, ये सब आपके तालु से बोले जाते हैं। का खा गा घा, ये आपके कंठ से बोले जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इसमें मूर्धन्य व्यंजन टा ठा डा ढा हैं, इसलिए ये मूर्धन्य नहीं है। कौन सा? जा कैसा व्यंजन है? तालु से बोला जाता है, तालव्य व्यंजन है। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपकी स्क्रीन में। हिंदी वर्णों में अयोग वाह कौन सा वर्ण है? अयोग वाह, याद रखिएगा, उ बड़ा उ नहीं है, अंग आहा, आ ओ ए आए, तो अयोग वाह दो है, इसमें है अंग और आहा, अंग और आहा, इसलिए इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये अयोग वाह है वर्ण है, इसलिए इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। गमला और आल्पीन, ये आप लोग याद रखिएगा, गमला और आल्पीन ये पुर्तगाली भाषा के हैं, इसलिए इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें से एक प्रश्न और जो आपकी परीक्षा में मिस हो गया, लेकिन ये इसमें से याद रखिएगा, जितने भी ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए, इस सेशन में अभी दिए हुए हैं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मेरे सेशन अच्छा लगा हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इसका सेकेंड सेशन भी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और सारे याद रखिएगा, सारे वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हैं। पॉलिटी, करंट अफेयर्स, घटना चक्र और RO ARO, और एक चीज़ और, हिंदी के और भी आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लीज़ जाकर के उनको देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।